मैं आकाश राय, स्टार्टअप कंसल्टेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं न्यू सोर्स के इस इन्फॉर्मेटिव शो में। दोस्तों, किसी भी कंपनी के लिए सबसे कीमती एसेट होते हैं उनके एम्प्लॉयज़, और इसलिए एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए तरह तरह की स्कीम्स में रजिस्ट्रेशन कराता है, जैसे कि पीएफ रजिस्ट्रेशन, ईएसआई रजिस्ट्रेशन, मेडिकल इंश्योरेंस इत्यादि। लेकिन दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इन स्कीम्स में कौन कौन सी कंप्लाइंसेस करने होते हैं, उनकी डेडलाइंस क्या होती है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इस तरह की बातों की जानकारी एम्प्लॉयर्स को आमतौर पर नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए सबसे कॉमन है पीएफ एंड ईएसआई रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, ज़्यादातर मामलों में एम्प्लॉयर्स पीएफ एंड ईएसआई स्कीम में रजिस्ट्रेशन तो करा लेते हैं, पर उनमें से अधिकतर एम्प्लॉयर्स इन स्कीम के कंप्लाइंसेस को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते। ज़्यादातर केसेस में उन्हें मालूम ही नहीं होता कि कब क्या करना है, किस तरीके से करना है, पीएफ और ईएसआई का पैसा कब और कितना डिडक्ट करना है, डिडक्शन के बाद अमाउंट कहाँ और कैसे सबमिट करना है, इत्यादि इत्यादि। और दोस्तों, इन्हीं चीज़ों में बहुत से एम्प्लॉयर उलझ कर रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो पीएफ एंड ईएसआई रजिस्ट्रेशन का लाभ सही तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं पहुंचा पाते। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको इस तरह की तमाम परेशानियों का हल मिलेगा, जिनके द्वारा आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की लीगल लायबिलिटीज़ के साथ साथ एक एम्प्लॉयर होने की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ औरों के साथ भी शेयर करें, ताकि यह ज़रूरी इन्फॉर्मेशन औरों के भी काम आ सके। दरअसल रजिस्ट्रेशन करा लेना तो आसान है, और दोस्तों सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को ये होता है कि कंप्लाइंसेस क्या होते हैं और इन्हें कराने की कॉस्टिंग क्या होती है। अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो कंप्लाइंसेस का मतलब होता है किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद समय समय पर उस डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देना। जैसे कि अगर आपने पीएफ एंड ईएसआई में रजिस्ट्रेशन कराया है तो इसकी जानकारी देना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, आपने कितना अमाउंट उनकी सैलरी से डिडक्ट किया है, क्या डिडक्टेड अमाउंट डिपार्टमेंट में आपने सबमिट करा दिया है, इत्यादि इत्यादि। दोस्तों, पीएफ एंड ईएसआई में रजिस्ट्रेशन के बाद एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज़ की सैलरी से एक फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट डिडक्ट करके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करना होता है। दोस्तों, पीएफ फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों द्वारा बराबर कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट किया जाता है, जो कि आज की डेट में एम्प्लॉय की सैलरी का 12% है। ये अमाउंट डिडक्ट करके पीएफ फंड में जमा कराना होता है, और इतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर द्वारा भी पीएफ फंड में जमा कराया जाता है। दोस्तों, डिडक्टेड अमाउंट पीएफ फंड में रेगुलरली डिपॉजिट करने के साथ साथ ही आपको डिपार्टमेंट को इस बात की डिटेल्ड जानकारी भी देनी होती है, जिसके लिए रिटर्न फाइल करने का प्रोविज़न है, और इसके लिए ड्यू डेट है आने वाले महीने की 15 तारीख। दोस्तों, इस तारीख तक एम्प्लॉयर्स द्वारा डिडक्टेड अमाउंट पीएफ फंड में डिपॉजिट हो जाना चाहिए, और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ड्यू डेट तक डिपार्टमेंट को रिटर्न फाइलिंग के द्वारा दिया जाना भी जरूरी है, क्योंकि ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल ना होने के केस में एम्प्लॉयर्स को मॉनेटरी पेनल्टी भी पे करनी होती है। इसी प्रकार ईएसआई स्कीम में भी रजिस्ट्रेशन के बाद एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन सैलरी के 4% के बराबर होता है, जिसमें से 3.25% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर द्वारा और 0.75% एम्प्लॉय द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अमाउंट डिडक्शन के बाद इसके बारे में हमें डिपार्टमेंट को बताना जरूरी है, और वह बताया जाता है ईएसआई की रिटर्न फाइल करके, और इसके लिए भी ड्यू डेट है आने वाले महीने की 15 तारीख। और अगर आपने लेट फाइलिंग की तो आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, जो कि डिपार्टमेंट द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ एक बात और आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि कंप्लाइंसेस बस इसलिए नहीं किए जाते कि नॉन कंप्लाइंसेस के केस में हमें पेनल्टी पे करनी होगी। पेनल्टी तो कोई भी भर सकता है, लेकिन कंप्लाइंसेस करवाने के और भी कई फ़ायदे हैं, जैसे कि बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रस्ट डेवलप होता है, एम्प्लॉयर की गुडविल डेवलप होती है, और साथ साथ ही कंपनी का गुड ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है। यानी कि प्रॉपर कंप्लाइंसेस करने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की छवि एक अच्छे एम्प्लॉयर की बनती है। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि पीएफ एंड ईएसआई कंप्लाइंस करने बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स भी अवेलेबल होने चाहिए। जैसे कि पीएफ की कंप्लाइंस करने के लिए आपके पास एम्प्लॉयज़ का पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स जिसमें उनकी सैलरी डिपॉजिट की जाती है, उनकी ज्वाइनिंग डिटेल्स, एम्प्लॉयज़ की मैरिटल स्टेटस यानी कि वह बैचलर हैं या फिर मैरिड, उनकी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, एजुकेशनल डिटेल्स, इस तरह की जानकारियाँ भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही कंपनी की सैलरी शीट,
यानी कि किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी जाती है, इस तरह की डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों ESI कंप्लाइंस करने के लिए भी लगभग यही सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट चाहिए होती हैं जो कि PF कंप्लाइंस करने के लिए चाहिए। बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स और चाहिए होगी, जैसे कि नॉमिनी डिटेल्स, यानी कि नॉमिनी का कॉन्टैक्ट नंबर और आधार नंबर। दोस्तों वैसे अब नई गाइडलाइंस के अनुसार जितनी भी कंपनीज इंडिया में अब रजिस्टर्ड होंगी, चाहे वह प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो या फिर किसी अदर सेक्शन की कोई स्पेशल कंपनी हो, उन सभी को इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ ही PF एंड ESI रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा करने के पीछे वजह है, और वजह है आने वाले समय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग को और इम्प्रूव करना, जिसके लिए गवर्नमेंट द्वारा अब भारत में बिजनेस सेक्टर को पहले से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ लेबर लॉज में भी तरह तरह के सुधार किए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि उन एम्प्लॉयर्स और उन कंपनीज को क्या करना चाहिए जिन्हें नई गाइडलाइंस के अनुसार बिजनेस रजिस्ट्रेशन के दौरान ही PF एंड ESI का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी प्रोवाइड कराया जा चुका है, पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की लिमिट अभी भी PF ESI में बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराने की तय लिमिट से कम है। या फिर अगर आपकी कंपनी में फ़िलहाल एक भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है तो उस केस में क्या करना चाहिए? क्या उनके लिए कंप्लाइंसेस करना ज़रूरी है? जी हाँ दोस्तों, इन सिचुएशंस में भी आपको PF एंड ESI के कंप्लाइंसेस करना है। बस फ़र्क इतना होगा कि आपको निल बेसिस पर रिटर्न फाइल करना है। तो दोस्तों ये सब जानने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए PF एंड ESI कंप्लाइंस क्यों ज़रूरी है। अगर आप PF एंड ESI कंप्लाइंस से रिलेटेड कोई और भी जानकारी लेना चाहते हैं या फिर अपने स्टार्टअप बिजनेस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहते हैं, तो फिर न्यूज़सोर्स के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसकी मदद से आप और भी डिटेल्ड डिस्कशन हमारे एक्सपर्ट स्टार्टअप कंसल्टेंट के साथ कर सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। हम आगे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और ध्यान रहे, अगर आप ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक पर कोई और वीडियो हमसे चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।